आप, मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज के इस वीडियो को हम पढ़ने वाले हैं कि संबंध बोधक अव्यय क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? संबंध बोधक अव्यय। पहले तो हमको ये बता देती हूँ कि आखिर ये आया कहाँ से। तो संबंध बोधक अव्यय एक अव्यय का ही भेद है। तो संबंध बोधक अव्यय अव्यय का दूसरा भेद है, क्योंकि संबंध बोधक मतलब जो अव्यय होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय और विषमादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और निपात अव्यय। तो 5 भेद होते हैं हमारे अव्यय के। अव्यय मतलब अविकार शब्द कि जिसका रूप किसी भी कंडीशन में परिवर्तन नहीं होता, ये परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, ये जैसे है वैसे के वैसे ही रहेंगे, चाहे इसे लिंग के साथ बदल लो, वचन के साथ बदल लो, कारक काल किसी से बदल लो, पर ये कभी बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब मैं एक उदाहरण दे देती हूँ, जैसे कि आपको ये ले लो कि वह यहाँ पर बैठा है, यह यहाँ पर बैठा है, तो यह मतलब वह यहाँ पर बैठा है, एक शब्द लिया कि यह यहाँ पर बैठा है। इसमें से अगर हम इसका लिंग बदलते हैं तो क्या बन जाता है कि वह यहाँ पर बैठी है। एक लड़की के लिए यूज करेंगे तो बैठी लगा देंगे, बैठा को हटाकर बैठी लगा देंगे, पर यहाँ तो यहाँ ही रहेगा, यहाँ नहीं बदलेगा कि वह यहाँ पर बैठी है, वह यहाँ पर बैठा है। दोनों का जो हम लेंगे ना, तो दोनों में से यहाँ तो यहाँ ही रहेगा, बैठा और बैठी में मतलब क्या नाम है, ये बदल जाएंगे, क्योंकि बैठा और बैठी तो हमारी क्या है, एक विकारी शब्द है, पर यहाँ हमारा अविकारी शब्द है। समझ में आया? तो इसे हम ये मतलब अविकारी मतलब ये हमारे अव्यय है, कि अव्यय कभी हमारे नहीं बदलते। तो अव्यय हमने पहला अव्यय हमारा क्रिया विशेषण था, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेंगे घोड़ा तेज दौड़ रहे हैं, तो घोड़ा जो है वो तेज दौड़ रहे हैं। अब क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया की विशेषता जो बताता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। तो घोड़ा तेज दौड़ रहा है, तो घोड़ा जो है वो तेज दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है ये हमारी क्रिया है, और क्रिया की विशेषता किसने बताई? तेज ने बताई कि हाँ वो कैसे दौड़ रहा है, वो तेज दौड़ रहा है। कछुआ धीरे धीरे चल रहा है, तो चल रहा है, कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। चलने की विशेषता धीरे ने बताई, मतलब चलने मतलब क्रिया की विशेषता उस धीरे ने बताई, तो वही हमारा क्रिया विशेषण कहलाएगा। फिर आता संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय वे अव्यय होते हैं जो जिसके लिए संबंध बताया जाता हो। जैसे डेफिनेशन है कि वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, थोड़ा पहले हम जैसे पढ़ लेते हैं, एक के पीछे के ऊपर के सामने के नीचे के आगे, ये सब हमारे उदाहरण है इसके। ठीक है, वाक्य में प्रयोग किया है कि पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो देखो वे शब्द जो संज्ञा का सर्वनाम का, संज्ञा मतलब किसी का भी नाम, सर्वनाम मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला, तो जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर, संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर उन्हीं का संबंध किसी अन्य शब्दों के, जो वाक्य में कोई अन्य शब्द है उसके साथ बताती है, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। नाम से पता चला कोई संबंध बताना। ठीक है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, पक्षी मतलब पेड़ क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है ना, कोई पेड़ क्या है? संज्ञा है। पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं, तो के ऊपर ने संबंध बताया है, के ऊपर ने केवल संबंध बताया है पक्षी और पेड़ के बीच में। ये के ऊपर था, इससे पक्षी और पेड़ के बीच में संबंध बताया है कि पेड़ के ऊपर पक्षी बैठी है, पेड़ के ऊपर बैठे हैं, नीचे बैठे मतलब बगल में बैठे, कहाँ बैठे हैं, मतलब पेड़ के ऊपर बैठे हैं। संबंध बता दिया पेड़ और पक्षी के अंदर, किसने बताया? के ऊपर ने, कि वो कहाँ बैठे हैं, ऊपर नीचे कहाँ कहीं बैठे होंगे ना, वो ऊपर बैठे हैं। सीता घर के बाहर खड़ी है, सीता जो है वो कहाँ, घर के कहाँ खड़ी है? बाहर खड़ी है। तो सीता मतलब सीता और घर में क्या बताया गया है? सीता और घर में हमें संबंध बताया गया कि हाँ सीता कहाँ खड़ी है? घर के बाहर खड़ी है, घर के नीचे खड़ी है, घर के ऊपर खड़ी है, तो मतलब कहाँ खड़ी है? वो घर के बाहर खड़ी, घर के अंदर बाहर कहीं तो खड़ी होगी, वो घर के बाहर खड़ी है। ठीक है, ये हमारा संबंध बताया है कि बाहर ने, कि हाँ हमें इसके बारे इससे ये पता चलता है कि वो कहाँ खड़ी है, इससे हमें ये पता चलेगा कि बाहर से कि वो कहाँ खड़ी है, अंदर खड़ी है,
बाहर खड़ी है, ऊपर खड़ी है, नीचे खड़ी है, कहीं तो खड़ी होगी, वो हमारी बाहर खड़ी है। तो ये हमारा संबंध बताता है सीता में और घर के अंदर, मतलब घर में और सीता में अंतर बताता है कि सीता घर के कहाँ किस मतलब किस साइड पर खड़ी है। ठीक है, तो ये हमारे संबंध बोधक अव्यय होते हैं। इसके उदाहरण बता रहे थे, जैसे के पीछे, के ऊपर, के सामने। जैसे कि अस्पताल के सामने मेरा ऑफिस है, तो अस्पताल के सामने ऑफिस है, तो इसमें अस्पताल और ऑफिस में क्या बताया गया, संबंध बताया है के सामने, कि हाँ अस्पताल कहाँ पर है, उसके सामने है, पीछे है, या फिर उससे बहुत दूर है। तो संबंध बताया है ना कि हाँ उसके सामने है ऑफिस हमारा। के नीचे, के आगे, ये सब हमारा उदाहरण है। जैसे घर के आगे आंगन है, तो घर के आगे आंगन है, तो घर और आंगन में भी हमारा संबंध बताया कि हाँ आंगन कहाँ पर है, घर के आगे है, आगे है, पीछे है, कहीं तो होगा, वो घर के आगे है, संबंध बताया है। ठीक है, जो रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय बोलते हैं। तो संबंध बोधक अव्यय आई होप क्या समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं उसके भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के भेद। तो संबंध बोधक अव्यय के 10 भेद होते हैं। तो इसे पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि संबंध बोधक अव्यय का प्रयोग हम क्यों करते हैं, क्यों इनकी जरूरत पड़ती है। तो इनकी जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मैं कुछ उदाहरण लूंगी फिर उसके साथ बताऊंगी आपको। जैसे राम, लक्ष्मण व सीता के साथ वन गए। अब इस वाक्य के अंदर क्या है कि राम, लक्ष्मण एवं सीता के साथ बन गए। जो राम थे वे लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए थे, है ना, वही दे रखा है ना, एवं की जगह और लगा देते हैं, कोई बात, दोनों सेम ही बात है। तो देखो राम है वो लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए थे, ठीक है, दे रखा है। अगर हम इस के साथ को हटा देंगे तो क्या बनेगा, पढ़ो, राम लक्ष्मण और सीता बन गए। इसमें कहा जाएगा कि राम लक्ष्मण और सीता बन गए। इसमें ये नहीं कहा गया कि राम जो है ना वो लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए थे। इसमें ये नहीं है, पूरा मतलब अर्थ ही बदल गया कि जो राम लक्ष्मण और सीता बन गए। इसमें सिर्फ इन दोनों के तीनों के बारे में कहा गया कि हाँ वो बन गए थे। अगर हम इस के साथ का प्रयोग कर देंगे तो ये बन जाएगा कि जो राम है वो लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए थे। राम जो है वो किसके साथ बन गए थे, लक्ष्मण और सीता के साथ। अगर इसे हम हटा देंगे तो इसका अर्थ ही बदल जाएगा। तो इनका प्रयोग हम इसीलिए करते हैं संबंध बताने के लिए, ठीक है, कि हाँ कि जो राम है किसके साथ गए थे, तो लक्ष्मण और सीता के साथ बन गए थे। साथ किसके साथ गए थे, संबंध बताया ना, राम लक्ष्मण और सीता में संबंध है। जैसे घर के पीछे आंगन है, तो घर के पीछे आंगन है। और या फिर हम बोल सकते हैं अस्पताल के सामने ऑफिस है, अस्पताल के सामने एक ऑफिस है। अगर हम के सामने को हटा देंगे तो क्या बनेगा, अस्पताल ऑफिस है। बताओ क्या अस्पताल कोई ऑफिस है, गलत बन जाएगा, अस्पताल ऑफिस है नहीं बनेगा। तो अस्पताल के सामने ऑफिस है ये बनेगा। तो के सामने का प्रयोग हम संबंध बताने के लिए इसलिए करते हैं। ओके, चलो इस बारे में आते हैं। तो भेद में है पहला कालवाचक, इनकी भी नाम से बचता है। काल मतलब कोई समय की, कालवाचक के उदाहरण है के पूर्व, के समय, के आगे, के पहले। अगर इसकी डेफिनेशन चाहते हो तो कालवाचक वही होते हैं जो समय के बारे में पता करता है, वो कालवाचक कहलाता है। अब यही हमने क्रिया विशेषण में पढ़ा था, पर उसमें और इसमें डिफरेंस है। कैसे डिफरेंस है, देखो इसमें अगर हम पढ़ेंगे कि कालवाचक के, अगर हम उदाहरण पढ़ेंगे कि गीता सरला से पहले आई, तो गीता सरला से पहले आई। उदाहरण में दिया है कि गीता जो है वो सरला से, गीता सरला से पहले आई। अब इसमें पढ़ो कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि सरला और गीता में हमें क्या बताया गया है, रिलेशनशिप बताया गया है, मतलब संबंध बताया गया है कि हाँ जो गीता है वो सरला से पहले आई है, गीता और सरला में संबंध बताया गया है। अगर इसी को हम क्रिया विशेषण संबंध मतलब क्रिया विशेषण अव्यय लेंगे तो क्या बनेगा कि गीता पहले आई। पहले हम क्वेश्चन बना के पढ़ते थे ना
मैंने आपको पढ़ाया था कि रजिस्ट्रेशन के अंदर क्वेश्चन बनाकर मतलब कोई ट्रिक के साथ बताया था क्वेश्चन बना के कि हाँ अगर आपको जानना हो कि इसमें से कौन सा हमारा क्रियाविशेषण तो कैसे जानोगे। ये जो शब्द है ना ये वाला मतलब ये गीता वाला ये क्रियाविशेषण का शब्द है। अगर हमें जानना हो कि क्रियाविशेषण कौन सा है इसमें तो हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन बनाकर कि गीता कहाँ आई, गीता पहले आई, क्या मतलब गीता कैसे आई, गीता कैसे आई, गीता पहले आई। तो पहले आई ये हमारा संबंध बोधक बन गया, मतलब ये हमारा क्या है क्रियाविशेषण है। पर उसके अंदर हमारा संबंध बोधक मतलब सॉरी ये हमारा क्रियाविशेषण बन गया क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन बनता है। पर इसमें संबंध बोधक बनेगा क्योंकि इसके अंदर हमें उन दोनों के बीच संबंध बताया गया कि उससे पहले आई थी, वो पहले तो आई पर किससे आई, वो उस व्यक्ति से पहले आई थी, इसलिए वो बताता है हमारा संबंध बोधक। समय, समय से, के पूर्व, के पश्चात, के आगे, के से पहले आदि ये शब्द ऐसे हैं जो हमें संबंध समय के बारे में संबंध बताता है, समय से संबंध के बारे में हमें बताता है। स्थान का, स्थान मतलब कोई जगह, कोई प्लेस। अब कैसे जानोगे, के ऊपर, के नीचे, के अंदर, के स्वयं आदि। मतलब जैसे हम करते हैं कि गीता सरला के आगे खड़ी है, इसी से बना देते हैं गीता सरला के आगे खड़ी है। अब इसमें गीता कहाँ खड़ी है, सरला के आगे खड़ी है। इसमें अगर हम क्वेश्चन बनाए तो कहाँ से बन जाएगा, आप कहोगे कहाँ बन जाए, गीता कहाँ खड़ी है, सरला के आगे खड़ी है। पर ये बात भी है कि इसके अंदर रिलेशन बताया गया, इसमें संबंध बताया गया कि गीता और सरला के बीच में संबंध बताया गया। गीता सरला के आगे खड़ी है, सरला के पीछे खड़ी है, सरला के ऊपर खड़ी है, फिर सरला के नीचे खड़ी है, वो सरला के आगे खड़ी है। तो यही हमें संबंध बताता है स्थान से कि के ऊपर, के नीचे, मतलब गेंद बॉक्स के अंदर है, हम बोल सकते हैं गेंद डिब्बा के अंदर है। तो जो हमारी गेंद है वो डिब्बा के अंदर है, ऊपर है, नीचे है, बगल में, कहाँ पर है, गेंद डिब्बा के अंदर है। डिब्बा और गेंद में रिलेशन संबंध बताया गया है। अब अगर हम के ऊपर से ले तो बिल्ली, हमारी जो बिल्ली है, बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। तो बिल्ली कहाँ बैठी, मेज के ऊपर, नीचे कहीं तो बैठी होगी, तो बिल्ली मेज के ऊपर बैठी है। मेज और बिल्ली में संबंध बताया गया है कि हाँ बिल्ली कहाँ बैठी है, मेज के ऊपर बैठी है। अगर नीचे बैठी होती तो हम बोलते हैं बिल्ली मतलब मेज के नीचे बैठी है, ठीक है। तो ये हमारा स्थान, स्थान मतलब कोई जगह बता रहा है, जगह ही तो बता रहा है कि ऊपर वाली जगह बैठी है, नीचे वाली जगह पे बैठी है, साइड वाली जगह पर बैठी है, कहाँ कौन सी जगह पर बैठी है वो। पर काल में समय होता है, समय मतलब पूर्व, पहले के बारे में, पश्चात बाद में, आगे आगे पीछे के बारे में, ये सब हमारे काल बताता है। स्थान मतलब जगह के बारे में बताता है। दिशा, दिशा में डायरेक्शन, डायरेक्शन के बारे में बताता है कि हाँ कोई किसी की तरफ, किसी की ओर, किसी के आसपास के बारे में बताता है दिशावाचक। जैसे कि की ओर, की तरफ, के आसपास, ऑफिस के आसपास मैदान, ठीक है। इसे बोल सकते हैं ऑफिस के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ऑफिस के आसपास पेड़ है, ये ले लियो उदाहरण के ऑफिस के आसपास क्या है, हमारे पेड़ है। हम लेंगे ऑफिस के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ऑफिस के आसपास पेड़ लगे हुए हैं, ये हमारा दिशावाचक है। इसमें क्या डायरेक्शन के बारे में बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है, डायरेक्शन के बारे में, कि हमारे ऑफिस के आसपास बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो ये डायरेक्शन शो करवाता है, डायरेक्शन कि हमारे जो ऑफिस है उसके आसपास कौन से डायरेक्शन में लगे हुए हैं। तो आसपास कोई डायरेक्शन नहीं बोला इसने, इसे सीधा मतलब ऐसे भी तो होते हैं कि कोई ऐसा बोलते हैं कि हमारे लेफ्ट साइड है, कोई बोलता है मेरे राइट साइड है, तो उसने बोला मेरे आसपास है कि मेरे यहाँ पर भी है, यहाँ पर तो चारों तरफ हमारे पेड़ लगे हुए हैं। तो डायरेक्शन बताएंगे चारों तरफ पेड़ लगे हुए हैं।
हमें कोई दिशा बताई गई है कि कोई दिशा, कोई भी दिशा है कि सारी तरफ लगे हुए पेड़, ठीक है। तो ऑफिस के आसपास सारे पेड़ लगे हुए हैं, या फिर ले सकते हैं कि तुम उस तरफ चले जाओ, डायरेक्शन बता रहा है कि तुम उस तरफ चले जाओ या फिर तुम इसकी ओर चले जाओ, तो ये हमारे डायरेक्शन में बताता है तुम इस तरफ चले जाओ, पर ये हमारा डायरेक्शन नहीं होगा कि तुम उस तरफ चले जाओ। अब ये मान लिया कि डायरेक्शन है कि तुम उस तरफ चले जाओ, पर ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो है पर संबंध नहीं दिया गया इसमें। अब ऑफिस में और पेड़ में संबंध दिया गया था, पर इसमें नहीं दिया गया। हम लेंगे कि घर की तरफ पेड़ लगा हुआ है, घर की तरफ पेड़ लगा हुआ है, पेड़ और घर में बीच में संबंध है, ठीक है। स्थान मतलब साधन का मतलब होता है कोई भी साधन, हथियार, कोई भी साधन ही हो सकता है। साधन मतलब जैसे के सहारे, के द्वारा, के खातिर, तुम इसके खातिर ये काम कर सकते हो, इसके खातिर तुम ये काम कर सकते हो। तो उसमें हमें क्या है कि खातिर, उसके ये साधन है, ये हमारा साधन है काम करने का, काम करने की वजह, काम करने का साधन का मतलब होता है कोई वजह होनी चाहिए काम करने का, तो भाई ये वजह है, तुम इसके सहारे ये काम करो, तो तुम इस साधन के सहारे, मतलब कोई हम वस्तु भी साधन ले सकते हैं या फिर कोई इंसान का भी साधन हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे आने की खबर मुझे राजीव द्वारा पता चली, तुम्हारे आने की खबर मुझे किसके द्वारा पता चली थी, राजीव के द्वारा पता चली थी। तो वो हमारा साधन है कि राजीव एक साधन था जिसने उसके आने की खबर मुझे दी गई थी, ठीक है। तुलना मतलब कोई भी हमें अपेक्षा करना, तुलना करना, किसी के बीच में तुलना करना, जैसे कि हम बोलेंगे तुम उसकी अपेक्षा अच्छे लगते हो, तुम उसकी अपेक्षा बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे और उसमें क्या होता है, संबंध बताया गया है कि तुम उससे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हो, उसकी अपेक्षा अच्छे लगते हो, तुलना, ठीक है। ये वाला तुलना कहता है। संग मतलब के साथ, के संग, तुम उसके साथ चले जाओ, तुम उसके संग चले जाओ, तो तुम उसके साथ चले जाओ, संग चले जाओ, इनके नाम में छुपे संग मतलब साथ जाना, ये सब संग बताता है। तो हमारे 6 भेद हो गए, अब 4 रह गए थे, अब हम वो पढ़ेंगे, जो 4 भेद रह गए थे हमारे संबंध बोधक अवयवी वे पढ़ेंगे। पहला है कारणवाचक, मतलब जिसके अंदर कोई कोई रीजन हो, कोई कारण हो, कोई वजह हो जो काम नहीं करने की कोई रीजन, वजह, वो ये हमारा कारणवाचक बताता है। जैसे कि अब जैसे हम लेख के कारण, वह राम के कारण स्कूल गया, वह किसके कारण, राम के कारण गया, संबंध है उसमें और वह में, मतलब जो भी हमारा सर्वनाम है, वह सर्वनाम है ना हमारा, तो सर्वनाम में और जो दूसरा व्यक्ति है हमारा उसके साथ संबंध बताया है कि हाँ वो उसके खातिर गया था, मतलब उसके खातिर नहीं गया था, उसके कारण गया था, कि उसने कोई काम किया होगा, उससे काम चला गया होगा वो स्कूल, तो कारण बताता है कोई रीजन, उसके कारण उसने ये काम किया, तो उसके कारण नहीं किया, ये हमारे रीजन होते हैं। उद्देश्य, नेक्स्ट उद्देश्य, उद्देश्य मतलब कोई उद्देश्य होना, कोई लक्ष्य होना चाहिए। अब देखो उसने पहले में था कि उसके कारण गया था, अब उसके लिए जाना, उसके वास्ते जाना, उसके हेतु जाना। अब देखो उसने मेरा स्कूल का होमवर्क किया, इसलिए वह मेरे साथ चल रही है, तो उसने मेरा होमवर्क किया है तो भी तो वो मेरे साथ चल रही है, उद्देश्य है। एक हमारा उद्देश्य था कि इसका क्या उद्देश्य है कि वो मेरे साथ चल रही है, तो उद्देश्य ये है कि उसने मेरा काम किया है इसलिए मेरे साथ चल रही है, एक वजह बात होगी, है ना। विषय मतलब के बारे में, के विषय में, तुम इस बारे में मुझसे बात मत करो, कोई विषय, विषय का क्या बताया, विषय मतलब कि तुम इस बारे में बात मत करो, कोई बात होगी जिसके बारे में तुम बात नहीं करनी है, तो विषय का सिंपल ही है, ठीक है। ये जितने भेद है ना सारे बिल्कुल सिंपल है, नाम में अर्थ छुपा हुआ है। समता मतलब के भांति, समता करना, तुम उसके भांति सुंदर है, गीता सरला के भांति सुंदर है, गीता सरला के भांति सुंदर है, तो गीता सरला के योग्य अच्छी है, मतलब सॉरी गीता सरला के योग्य है, हम ले सकते हैं ना गीता सरला के योग्य है, गीता या फिर गीता सरला के भांति सुंदर है। इनमें हमें समता बताई जा रही है कि हाँ तुम में, उसमें और इसके अंदर हमें बताया जा रहा है कि दोनों में क्या क्या सेम चीज है। अब पहला तुलना था, पर तुलना में डिफरेंसेस था कि हाँ उसमें तुलना की गई थी, बट इसमें तुलना नहीं, उसमें बताया गया कि हाँ वो उसकी भांति अच्छी लगती है, तो उसमें तुलना नहीं है, इसमें तुलना नहीं है, इसमें सेम टू सेम चीज बताई गई है।
संबंध बोधक के पूरे 10 के 10 वेद मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैं शायद मैंने आपको जितना भी करवाया है, अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी वीडियो मतलब आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे शेयर कर देना। तो बस इस वीडियो को आप शेयर करना एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना, चाहे अपने दोस्तों को करो, अपनी बहनों को करो, किसी को भी करना, आप इस वीडियो को शेयर करना ताकि वे भी समझ सके आगे संबंध बोधक होता क्या है। कोई टफ चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल और सबसे इजी मतलब सब टॉपिक है ये। इसमें सब कुछ बस नाम में छुपा हुआ है, कारण है तो फिर रीजन बताना है, उद्देश्य है तो उद्देश्य के बारे में सबको पता होता है ना, बस यही बात है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।